चुनाव के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एनडीए और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की कर दी। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एनडीए के 15 सांसद मतदान में गायब क्यों थे या उनके वोट अमान्य क्यों हुए। इस राजनीतिक जंग में सबसे बड़ी नजरें महाराष्ट्र पर टिक गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव ने जीत से ज्यादा हलचल वोटिंग पर मचा दी है। एनडीए कहता है विपक्ष में सेंध लग चुकी है। 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उधर विपक्ष सवाल दाग रहा है एनडीए के ही 15 वोट कहां डूब गए। गैर हाजिरी या अमान्य वोट ने सत्ता पक्ष की किरकिरी कर दी। लेकिन असली खेल वही है जहां से हर बार सत्ता के समीकरण तय होते हैं। महाराष्ट्र चर्चा तेज है कि 6 से 7 सांसद यहां से एनडीए की तरफ चले गए। बीजेपी मानी जाती है ना उसके लिए, दूसरों के घर तोड़ना फोड़ना ये उनका काम है, धंधा है, धंधा अंडरलाइन खरीद लेना लोगों को। 15 की क्यों बात करते हो आप, 30 की बात करो ना। 15 वोट जो इनवैलिड हुए इसका मतलब क्या है? गवार लोग है क्या वोटिंग करने वाले? जानबूझकर किया होगा। तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे कांग्रेस के नेता ने भी कहा 315 वोटिंग है, 15 कम हुए। वो 15 कौन है फिर? अब जरा सीधी भाषा में वोटिंग का हिसाब समझिए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 492 वोट। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट, यानी 192 वोट का साफ अंतर। एनडीए कहता है ये 15 विपक्षी सांसदों की वजह से हुआ। विपक्ष कहता है अगर एनडीए के 15 वोट अमान्य ना होते तो तस्वीर और अलग दिखती, यानी जीत एक लेकिन 2 दावे। विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे। विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। चुनाव गुप्त बैलेट से हुआ, इसलिए साफ नहीं कि किसने किसे वोट दिया। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों से विपक्षी सांसद एनडीए के साथ आए। विपक्ष का कहना है कि उन्हें किसी सेंध की परवाह नहीं, उनका गठबंधन मजबूती से खड़ा है। यानी एक ही नतीजे पर 2 सियासी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। खरीदने में माहिर है तो, और या तो खरीदने से या जो एजेंसीज है अपनी एजेंसीज को दुरुपयोग करके दबाव करके करते हैं। मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से वो गए 10 साल भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी नीतियां है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आज ऑपोजिशन बेंच के एमपीज भी उनके काम से प्रभावित होकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिया। साफ है उपराष्ट्रपति का चुनाव महज औपचारिकता नहीं रहा, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत की जंग बन गया। एनडीए इसे विपक्ष में सेंध का सबूत बता रहा है, जबकि विपक्ष एनडीए की कमजोरी गिनाकर हमला बोल रहा है। लेकिन तस्वीर चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय राजनीति में महाराष्ट्र ने फिर से साबित कर दिया है कि बाजी पलटने का हुनर सिर्फ उसी के पास है। बेशक इस चुनाव का नतीजा साफ है कि 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन जीते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार 15 वोट वो कौन थे जिसकी बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहा है। और आने वाले दिनों में जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया था उसकी गूंज कई विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देगी। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ, दिल्ली से अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है।
कहा है कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अब बीजेपी ने मांग उठा दी है कि राहुल गांधी की गुप्त विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए और यह भी पता करना चाहिए कि वे इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं है, इसीलिए फिजूल के सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता संवैधानिक पद होता है, जिसकी ताकत सरकार में ना रहते हुए भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। चुनाव आयुक्त से लेकर सीबीआई निदेशक तक चुनने में इनकी भूमिका होती है। फिलहाल ये बेहद जिम्मेदारी वाला पद राहुल गांधी के पास है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि राहुल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये चिंता जताई कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे। राहुल के पास Z+ASL सिक्योरिटी, जिसके तहत विदेश दौरे से 15 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी देनी होती है, लेकिन राहुल गांधी इस नियम को लगातार तोड़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन कभी कभी पब्लिक में, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक विदेश का सवाल है तो उनका प्राइवेट विजिट होता है, प्राइवेट विजिट पे शायद वो बड़ा नहीं समझते होंगे। आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है, जांच कमेटी बैठाए, आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? विदेश में ऐसी कौन सी मुलाकात, मीटिंग या डिस्कशंस होते हैं जिससे आप सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि सिक्योरिटी तक को इसकी भनक पड़े? लेकिन पूर्णिया के सांसद और राहुल गांधी के कट्टर समर्थक पप्पू यादव बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रेकी हो रही है, अमित मालवीय को आपने घेरे में लिया। रेकी तो कर ही रहे, एसपीजी आप हटा लिए। अब तो मुझे लगता है कि जो सामने में चैलेंजेबल होगा उसको ही लोग रेकी करके मरवा न दे। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल बिना बताए 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा पर थे। इन गुप्त विदेशी यात्राओं को लेकर देश में सियासत भी खूब थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले राहुल गांधी को सीक्रेट विदेशी दौरे क्यों करने पड़ते हैं? तो वहीं नेपाल में बवाल के बाद अब एक ही सवाल है, और सवाल यह कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान, कौन होगा नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री, कौन करेगा नेपाल में सरकार का नेतृत्व। कल तक नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा था, लेकिन आज भी रेस में पिछड़ गई और अब कुलमन घिसिंग का नाम सबसे आगे है। और इसी बीच खबर यह है कि जेनजीज आंदोलन में अब फूट पड़ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। नेपाल में युवा क्रांति के बाद अब शांति। गिर गई सरकार, अब क्या प्लान? कौन संभालेगा नेपाल की कमान? सत्ता की जंग, कौन बनेगा अंतरिम पीएम? सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया के पहले जेनजी आंदोलन का गवाह बने नेपाल अब वापस सामान्य जीवन की पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन ओली सरकार गिरने के बाद अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व
कर रहे जेंजी की तरफ से पहले नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन देसिंग के नाम को आगे किया गया। उधर नेपाल में जेंजी आंदोलन 3 धड़ों में बंट गया है। पहला गुट है मुख्य आंदोलनकारी जेंजी, जिन्होंने बालेंद्र शाह और सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया था। दूसरा गुट है राजशाही आंदोलनकारी जेंजी, जिन्होंने हर्क सांपाद या दुर्गा प्रसाई के नाम का प्रस्ताव रखा था। और तीसरा गुट है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आंदोलनकारी जेंजी, जो सागर ढकाल को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जेंजी आंदोलन में इस कदर फूट पड़ रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर तीनों गुट आमने सामने आ गए और आपस में हाथापाई करने लगे। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए हैं। उधर जेंजी आंदोलन की वजह से सत्ता से बेदखल हुए केपी शर्मा ओली का एक खत सामने आया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेंजी आंदोलनकारियों को भावुक चिट्ठी लिखी। शिवपुरी में सुरक्षा के घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष साझा किए। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वो पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान गई तो उनका जीवन बदल गया। ओली ने लिखा कि वो हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, अपने कार्यकाल में गोली चलने तक नहीं दी। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की कि हिंसा में शामिल न हो, क्योंकि पीछे गहरी साजिशें हैं। उन्होंने चेताया कि ये वही सिस्टम है जो कड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और अब इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। ओली ने अपने पत्र में लिखा कि चाहे वे पद पर रहें या न रहें, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और व्यवस्था को बचाने की अपील की। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और हिंसा के शोर के बाद सरकार गठन पर जोर है। नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन फाइनल अब तक कुछ नहीं। बस कुछ है तो वो है मिस्ट्री कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।